सकारात्मक परिवर्तन के साथ जीवन में गुणात्मक सुधार से। दूसरे शब्दों में जनजातीय विकास का आशय जनजातियों के आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौतिक अर्थात जीवन के समग्र आयामों में सकारात्मक बदलाव से। और जनजातियों के संदर्भ में सांस्कृतिक विकास की बात और भी अति आवश्यक हो जाती है, क्योंकि वह आरंभ से ही समुदायवादी, समाजवादी और समन्वयवादी रहे हैं। और प्रकृति के साथ जो संस्कृति का अन्योन्याश्रय संबंध है, वह उसका पूर्ण परिचय आपको जनजातीय संस्कृति में देखने को मिलता है। इसलिए अगर हम विकास के अर्थ को समझना चाहते हैं तो मेरी दृष्टि में विकास कोई निरपेक्ष मूल्य नहीं है, बल्कि विकास देश, काल, समय, परिस्थिति, मूल्य सापेक्षिक अवधारणा है और इसका संबंध गुणात्मक परिवर्तन से है। साथ ही साथ विकास का अभिप्राय सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, सेवाओं की बढ़ती क्षमता, जो संसाधन का उपयोग इस प्रकार से करे ताकि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम विकास को देखेंगे तो मुझे लगता है कि विकास के लिए जो सरकारी योजनाएं, जो अंकगणित का खेल, जो साक्षरता दर को विकास का हम मापक मानते हैं, या मानव विकास सूचकांक के आधार पर हम किसी को विकसित या अविकसित कहते हैं, वहां भी गौर करने की आवश्यकता है। अब मैं कुछ रिपोर्टों की ओर ध्यान आकृष्ट करूंगा और फिर मैं जनजातीय विकास की जो समकालीन चुनौतियां हैं उस पर बिंदुवार चर्चा करने का प्रयास करूंगा। देखिए, एक और हम कहते हैं कि जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है वह जनजातीय विकास के लिए संजीवनी है। तो सबसे पहले मैं 5वीं और 6ठी अनुसूची के क्रियान्वयन के संदर्भ में आपके पास कुछ आधिकारिक जो वक्तव्य हैं उस पर चर्चा करके आपका ध्यान उस पर आकृष्ट करूंगा और कालांतर में क्षेत्र काल आधारित जो मेरे अनुभव हैं उससे मैं आपको समझाने का या जताने का प्रयास करूंगा कि मेरे दृष्टिकोण में जनजातीय विकास की वास्तविक चुनौतियां हैं क्या। राज्यपालों के सम्मेलन में राज्यपालों की भूमिका के बारे में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए हैं 5वीं अनुसूची में, उस पर जो उनकी टिप्पणी है और उस टिप्पणी के आलोक में विभिन्न राज्यों के राज्यपालों की ओर से जो बातें कही गई है, मैं इस सभागार में आपके समक्ष रखना चाहता हूं और फिर वहीं से बातें हम शुरू करेंगे। राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल के सम्मेलन में अपने संबोधन में यह टिप्पणी करते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के शासन से संबंधित संविधान की 5वीं अनुसूची राज्यपालों की एक विशेष भूमिका की परिकल्पना करती है। यह राज्यपालों को यह शक्ति प्रदान करती है कि क्या एक विशेष अधिनियम किसी अनुसूचित क्षेत्र में संशोधन सहित या संशोधन रहित लागू होगा या लागू ही नहीं होगा। यह राज्यपाल को शांति एवं सुशासन के लिए विनिमय बनाने की शक्ति प्रदान करता है। किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक बहुत सारे ऐसे उपबंध आए हैं, कुछ वर्गों में यह भी भावना आ गई है कि राज्यपाल सकारात्मक व सक्रिय भूमिका निभाने से बहुधा चूक जाते हैं। दूसरी ओर यह समझा जाने लगा है कि संविधान सभा में बहसों एवं न्यायालय निर्णय यह प्रावधान करते हैं कि राज्यपाल 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए पाते हैं। यह अत्यधिक अनिश्चितता का कारण है। राष्ट्रपति महोदय स्वयं अपने संबोधन में इस प्रकार की बातें करते हैं।
5वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्यपालों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्टों को सरल बनाने की आवश्यकता है और उन प्रतिवेदनों में अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित जनजातीय परामर्शदात्री परिषदों से ली गई सलाहों व उम्मीदों की चर्चा करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जनजातीय समस्याओं, विशेषकर जंगल और विस्थापन से संबंधित समस्याओं की चर्चा करने की आवश्यकता है और इस प्रकार आपकी अधिक अर्थपूर्ण भूमिका की अवधारणा और विचारों के बारे में मैं सुनने को उत्सुक हूँ। और जब इस प्रकार की बात राज्यपाल महोदय के सामने आती है और जहां राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से यह बातें कही जाती है कि बहुत सारे संदर्भों में राज्यपाल अपने विवेकपूर्ण शक्तियों का प्रयोग सही तरीके से या समर्पित भाव से नहीं करते हैं, या जो राज्यपाल के द्वारा जनजातीय विकास से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, वे प्रतिवेदन सरकार की ओर से जो विकासात्मक कार्यक्रम चलाए जाते हैं उस परिप्रेक्ष्य में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, न कि जनजातियों के जीवन से जुड़े जो वास्तविक मुद्दे हैं उनको उन प्रतिवेदनों में समाहित किया जाए। और इस आलोक में यहाँ मैं सभी राज्यपालों के ओर से जो बातें कहेगी उनको तो नहीं, पर मैं कुछ राज्य के राज्यपालों की ओर से कही गई बातों को आपके समक्ष कहना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का जो वक्तव्य है वह यह है कि ऐसे परिदृश्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इस क्षेत्र में राज्यपाल की वास्तविक भूमिका पर कुछ अस्पष्टता विद्यमान है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपना कार्य करना होता है, सिवाय जब तक कि वह राज्यपाल से संबंधित कुछ कार्य शक्तियां अनुच्छेद 244 के साथ कथित संविधान के अंतर्गत न हो। यहाँ कुछ अस्पष्ट क्षेत्र है जिन्हें जनजातियां एवं उसके विकास के हितों को ध्यान में रखते हुए परिभाषित करने की आवश्यकता है। झारखंड के राज्यपाल अपनी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में राज्यपालों पर डाली गई विशेष जिम्मेदारियों के संबंध में मैं सूचित करता हूं कि झारखंड में 24 जिले हैं, जिनमें से 13 जिले पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्रों में आते हैं, जबकि 2 जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत हैं। मैं अनुसूचित जनजातियों की पहचान और उनके अच्छी तरह रहन सहन से केंद्रित मुद्दों की समीक्षा बार बार करने का प्रयास करता हूं और मेरा यह अनुभव कि जनजातीय परामर्शदात्री परिषदों को दिए गए कार्यों को पूरा करने की भूमिका में पूर्णतः अप्रभावी रही है। आप इसी बात से अंदाज लगाएं कि राज्यपाल महोदय जिन्हें जनजातीय विकास की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है, राष्ट्रपति महोदय के समक्ष इस प्रकार की बातें कहते हैं कि जो जनजातीय सलाहकार परिषद है उसकी भूमिका जो है आज पूर्णतः अप्रभावी है। कई बार यह भी बातें उभर कर आती है कि जो जनजातीय सलाहकार परिषद है उसके मध्य में ही सलाहकार शब्द लगा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ जनजातीय सलाहकार परिषद उन बातों पर सलाह देने के लिए विवश है या उनकी सीमा लिमिटेशन वही है जिन संदर्भों में राज्यपाल महोदय उनसे या परिषद से राय मांगते हों। आगे वो कहते हैं कि कुछ वर्षों से जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की कार्यशैली विशेष रूप से झारखंड के संदर्भ में बहुत ही निराशाजनक रही है। यहाँ पर विचार करना सुविधाजनक होगा कि जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की अध्यक्षता राज्यपाल को दी जानी चाहिए, जिससे वह अपने देश के प्रति अधिक उत्तरदायी हो सके।
जनजातीय सलाहकार परिषद का जो गठन है उसमें सरकार की जो भूमिका है और सरकार और राज्यपाल के मध्य में जो कई बार सहसंबंध नहीं बन पाते हैं, उसका प्रतिफल जनजातीय सलाहकार परिषदों पर पड़ता है। इस ओर झारखंड के माननीय राज्यपाल ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे थे और राज्यपालों के पिछले सम्मेलन के दौरान मैंने इन क्षेत्रों में व्यवस्था को स्थानीय बनाने की आवश्यकता का सुझाव दिया था, जहां अनुसूची 5 के अंतर्गत विशेष जिम्मेदारी ऐसे ढंग से राज्यपालों में निहित है कि राज्यपाल चुनी हुई सरकार से संघर्ष किए बिना अपने दायित्वों को पूरा करने में समर्थ हो। मैं सोचता हूं इस सुझाव पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। ये इस क्षेत्र के राज्यपालों का की बातें हैं। सर जिस क्षेत्र से आए थे, संजोग पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है जनजातीय संस्कृति के लिए समृद्ध है और वहाँ 5वीं अनुसूची के बजाय 6ठी अनुसूची लागू है और 6ठी अनुसूची और भी अधिक संवेदनशील है और भी अधिक बेहतर मानी जाती है। लेकिन उस क्षेत्र के राज्यपालों ने अपनी भावना का प्रकटीकरण किस रूप में किया है, मैं एक दो पढ़कर कुछ और बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। मेघालय, नागालैंड और मिजोरम की तरह मेघालय में भी जिला परिषद है, लेकिन वर्तमान सरकारें जो वास्तविक में तीनों राज्यों में एक जनजातीय सरकार है, जिला परिषदों की आवश्यकता अपने आप में विवादास्पद है, क्योंकि राजनीतिक नेताओं ने मुझे बहुत सी बातें बताई है जिससे मैंने सोचा कि यही समय है कि हमें जिला परिषदों से हट जाना चाहिए और उनके स्थान पर पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करनी चाहिए, जिससे इस क्षेत्र का अधिक विकास हो। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कहते हैं, उनकी लंबी है, मैं सिर्फ सिफारिश की बात करूंगा कि सिफारिश की जाती है कि हमें ऐसे क्षेत्रों के लिए कार्मिक प्रबंधन नीति बदलना चाहिए, ऐसे क्षेत्रों में इच्छुक प्रतिबद्ध सक्षम अधिकारियों को अधिक शक्तियां और लचीलापन देते हुए तैनात किया जाना चाहिए, सरकार की उपस्थिति स्पष्ट रूप से महसूस की जानी चाहिए और ऐसे क्षेत्रों में प्रशासन को केवल प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के एक अन्य क्षेत्र के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। और नागालैंड के राज्यपाल जो बातें कह रहे हैं वो ये कहते हैं, उनकी स्थिति जो है वह इस प्रकार की है कि नागालैंड पूर्णतः एक जनजातीय राज्य है जिसमें लगभग 90% जनसंख्या नागा जनजाति की है, तथापि नागालैंड के लोगों ने संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के परिक्षेत्र से बाहर रहने का चुनाव किया। इसलिए नागालैंड में कोई स्वायत्त जिला या क्षेत्रीय परिषद नहीं है। लोगों की परंपराओं और प्रथाओं के अनुसार ग्राम परिषदों का गठन किया गया है, जिन्हें नागालैंड ग्राम परिषद अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। लेकिन सरकार आपके समक्ष यह मुद्दा उठा रही है कि जनजातीय आधिपत्य वाला राज्य होने के बावजूद भी राज्य को जनजातीय योजना की निधियों से वंचित किया जा रहा है। मतलब राज्यपाल महोदय यह कह रहे हैं कि साहब, आप जो ट्राइबल सब प्लान के माध्यम से विकास योजनाओं की बात करते हैं तो हमें तो उसका लाभ मिल ही नहीं रहा है, जबकि हम तो पूरी तरह जनजातीय जनसंख्या से आबद्ध हैं। तो मैं आपके समक्ष इन रिपोर्टों को इसलिए रखना चाह रहा था कि जब इस राज्यपाल और राष्ट्रपति के स्तर पर जब जनजातीय विकास के संबंध में जो मुद्दे उठाए जाते हैं, जब उन मुद्दों के निपटान के लिए, उन मुद्दों के निष्पादन के लिए हमारी सरकार संजीदा नहीं है, तो सामान्य स्तर पर बातें क्या होती होगी, विकासात्मक क्रिया जो योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन में क्या बातें होती होगी, यह समझने की बात है। और इसीलिए जो मेरा इस मन से आग्रह होगा कि जैसा सर ने कहा कि हमें कुछ प्रस्ताव भेजना चाहिए, तो हमें इस संदर्भ में जरूर प्रस्ताव भेजना चाहिए कि जो जनजातीय सलाहकार परिषद की कमियां हैं, जिसमें सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि प्रशासनिक पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं बल्कि राज्य के राज्यपाल
और देश के राष्ट्रपति ध्यानाकृष्ट करते हो, उसमें अपेक्षित संशोधन किए जाने की पूर्ण आवश्यकता है। यहाँ पर मैं जनजातीय सलाहकार परिषदों की कमियों के बाद और आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि देखिए, जनजातीय सलाहकार परिषद जो है वह केवल और केवल उन मुद्दों पर चर्चा करती है या उन मुद्दों पर सिफारिश देती है जिन्हें राज्यपाल द्वारा संदर्भित किया जाता है। यह एक केवल सलाहकारी क्षमता के रूप में कार्य करता है और इसके कार्यान्वयन की कोई शक्ति नहीं होती। और कई बार क्या होता है कि चूंकि परिषद का गठन राज्य सरकार की ओर से होता है और उसमें कई बार आप देखेंगे कि राजनीतिक दृष्टिकोण के भी लोग आ जाते हैं या उनकी तरह से परिषदें बना दी जाती हैं, तो परिषद जो होता है बहुधा ऐसा देखा गया है कि वह जनजातीय जो आबादी है उसके प्रति जवाबदेह या ईमानदार होता ही नहीं है, या यूं कह लें कि जनजातियों के प्रति उनके अंतर्मन में वैसी संवेदना नहीं होती है जिसकी आवश्यकता जनजातीय परिषद के सदस्यों में होनी चाहिए। इस प्रकार से छठी अनुसूची की भी अपनी कुछ कमियां हैं। मैं सिर्फ यहाँ इसलिए बातें कहना चाह रहा हूँ कि राष्ट्र के आजाद होने के इतने वर्षों बाद भी जनजातीय विकास के लिए जिस योजनाओं, जिस प्रावधानों को हम संजीवनी कर रहे हैं, वह प्रावधान भी कई संदर्भों में त्रुटिपूर्ण है और उस प्रावधानों का भी अनुपालन संविधान की भावना के अनुरूप नहीं हो पाता है। आवश्यकता इस बात की है कि कम से कम सरकार जिन प्रावधानों को बनाती है उन प्रावधानों के अनुपालन के प्रति संजीदा हो। एक दूसरा प्रावधान जो है, जो बार बार जिस ओर हम लोग बहुत ध्यान देते हैं और कहते हैं कि जनजातियों के लिए वह जो है बहुत आवश्यक है, और वह प्रावधान क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो वन अधिनियम है, जंगल की जो बातें आती है, जो अभी अस्मिता की बात आ रही थी, जो जनजातीय पहचान की बात आ रही थी, तो जनजातियों की अस्मिता जंगल जमीन से जुड़ी है। और हमें यह भी ज्ञात है कि औपनिवेशिक काल के दौरान ही दुर्भाग्य यह रहा कि जनजातीय क्षेत्र ही साधन और संसाधन से लवरेज थे, जिसके कारण जनजातीय क्षेत्रों की ओर औपनिवेशिक सरकार की नजर गई। और यह भी एक बात है कि उन्हें आसानी से विस्थापित करना भी सरकार सरल समझती है, वह स्थितियां और भी बदतर होती गई। और जो हाल में भी वन अधिकार अधिनियम बनाए गए, उन अधिनियमों के बाद जो हालात हैं उसकी ओर आपका मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। एक तो जो वन अधिनियम बनाए गए, उस अधिनियमों में भी इतनी पेचीदगी है, और जो वन प्रशासनिक वन सेवा के जो लोग हैं या जो वन मंत्रालय के जो लोग हैं, उनका जो जनजातीय परिवार, जनजातीय लोगों के साथ जो संबंध होता है वह बहुत अच्छा नहीं होता है। और कई बार ऐसा देखा गया है, आपको मैं कुछ जरूरी हकीकत की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा और उसके बाद में मूल रूप से आज की जो चुनौतियां हैं उन विषयों पर अपनी बातों को रखूंगा। देखिए, जो वन अधिकार अधिनियम है, वन अधिकार अधिनियम को अगर सरल तरीके से हम देखते हैं तो उसमें 4 प्रकार के अधिकारों की चर्चा है। एक है स्वामित्व का अधिकार, मतलब क्या है कि जनजाति या वनवासी द्वारा खेती की जा रही भूमि पर उनका स्वामित्व होगा, उसमें भी सीमांकन है। दूसरा है उपभोग का अधिकार, मतलब कि जो गौण वन उत्पादन है, चारागाह क्षेत्र हैं, चारागाही मार्ग हैं, उनके उपयोग का अधिकार होगा। दूसरा है राहत और विकास संबंधी अधिकार, और तीसरा है वन प्रबंधन समिति। लेकिन आप इन चारों अधिकारों पर जब व्यवहारिक नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि इन चारों अधिकारों के बाद भी जो लाभुक है, जो जनजातीय परिवार है, जो जनजातीय समूह के लोग हैं, वह अपने क्षेत्र में आज भी अपने आप को बाहरी महसूस करते हैं और उनके साथ बहुत बार ऐसे कारनामे किए जाते हैं जो मानवाधिकारों के हनन भी प्रतीत होते हैं। और
यहाँ आप देखेंगे कि एक और हम वन अधिकार अधिनियम को लागू कर देते हैं, पर उस वन अधिकार अधिनियम को घोषित होने के बाद उसको सही तरीके से अनुपालित करने के लिए न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार संजीदा रूप से काम करती है। तो जनजातियों के विकास की सबसे बड़ी चुनौती अगर हम माने तो यह है कि 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, वन संरक्षण अधिनियम में जो प्रावधान है उनका अनुपालन हो और उनमें जो कमियां हैं उसमें सुधार किया जाए। और आप देखेंगे इसका कारण क्या है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर वन अधिकार अधिनियम की क्षमता को पर्याप्त करने में आज भी बाधा है। इस कार्य की निगरानी करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास पर्याप्त मात्रा में स्टाफ नहीं है, संसाधन नहीं है। वन अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए अलग से बजट का प्रावधान नहीं है। ग्राम सभा के जो कानूनी अधिकारों को है उसको कम कर दिया गया है और सुचारू रूप से क्रियान्वयन में बहुत बार बाधा होता है। और सबसे बड़ी दुखद बात यह होती है कि वन अधिकार अधिनियम के संदर्भ में जब दावे प्रस्तुत किए जाते हैं तो उन दावों के निपटान के लिए जो हाकिम बैठे हैं उन्हें सही से न तो वन और आदिवासी मतलब जंगल और आदिवासी के मध्य जो साहचर्य व्यवस्था है न उनकी पता है उन्हें, न उनके रीति रिवाज की परंपरागत पता है। बहुधा तो कई बार उन्हें स्थानीय क्षेत्रों का ज्ञान नहीं होता है। और इसका दुर्भाग्य क्या होता है कि जनजाति अपने रैयती और वास्तविक अधिकारों को भी कागजी तरीके से सिद्ध नहीं कर पाने का दंड भोगता है। तो वह जनजातीय विकास की बहुत बड़ी चुनौती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में 3 खंडपीठ द्वारा एक आदेश के मुताबिक राज्य अपने यहाँ की वन भूमि पर नागरिकों के जनजातीय परिवारों के मौजूदा दावों की समीक्षा करे जिन्हें वहाँ की सरकार खारिज कर देती है। तो जब सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद हमारी सरकार संजीदा नहीं होती है तो एक सामान्य जनजाति परिवार का व्यक्ति अपने अधिकारों को किस प्रकार पा सकेगा जो कि संविधान के प्रावधान के अनुरूप भी है और वन अधिनियम के अनुरूप भी है, यह भी सोचनीय प्रश्न है। मेरे पास वन अधिकार अधिनियम से संबंधित बहुत आंकड़े हैं, मैं आंकड़ों के खेल में बिल्कुल यहाँ नहीं पढ़ना चाहूंगा। अब मैं आपसे जो जनजातीय विकास के संबंध में बहुत सारी चुनौतियां हैं उनकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। उन तथ्यों को पढ़ना इसलिए आवश्यक था कि वो तथ्य जो है इस बात के प्रमाण हैं कि राष्ट्र के विकास के नाम पर इतनी ज्यादा योजनाओं प्रावधान बनाने के बावजूद भी वास्तविक सच्चाई क्या है। मैं जनजातीय विकास की चुनौतियों पर के मुद्दों पर चर्चा करने से पहले आपको जनजातीय विकासात्मक योजनाओं का प्रभाव सभी जनजातियों को क्यों नहीं पड़ता है उसको अपने क्षेत्र काल के अनुभव के आधार पर बताता हूँ। एक तो स्पष्ट है, देखिए जनजातियों में भी एक बहुत बड़ा ऐसा अभिजात वर्ग आ गया है या प्रभुता संपन्न जनजातियां आ गई हैं या समान जनजातियों में ही प्रभुता संपन्न परिवार आ गए हैं या प्रभुता संपन्न व्यक्ति आ गया है। अब डोमिनेंट कास्ट की जगह देखिए डोमिनेंट फैमिली, डोमिनेंट इंडिविजुअल हो गए हैं। तो बहुधा आप देखेंगे कि विकासात्मक योजनाओं का लाभ वो ले जाते हैं। क्या आपने कभी किसी मीना जनजाति के व्यक्ति को नक्सल या अलगाववादी गतिविधियों में संलिप्त होते देखा है, सुना है? बिल्कुल नहीं। क्या वो कभी विकास के नाम पर चीखते चिल्लाते हैं? मैंने तो जल्दी नहीं सुना। क्या नेवी को कभी आपने विकास के लिए दौड़ते देखा है? नहीं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती क्या है? समयाभाव है इसलिए मैं अपनी बातों को संक्षिप्त करता हूं। जो सबसे बड़ी चुनौती है वह यह है कि गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर के लक्ष्य को कैसे पाया जाए। जनजातियों को की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं
उस तक उनको कैसे लाभ दिया जाए। मैं बिरहोर जनजाति के संदर्भ में आपसे बात करके उसको मैं दूसरे संदर्भ में कह दूंगा, सिर्फ पॉइंट की चर्चा करूंगा और आगे नहीं बढ़ूंगा। देखिए, आदिम जनजाति बिरहोर है, वह आराम से जिंदगी जी रही थी। सरकार उसका पुनर्वास करती है। सरकार क्या करती है, पुनर्वास के नाम पर उसको जंगल से लाती है और जहां उसे उपयुक्त जगह मिलता है वहां उसको पुनर्वास कर देती है, उसके लिए घर बनाती है। घर उसकी संस्कृति के विपरीत है। सरकार एक खाद्य संग्राहक और आखेटक को कृषक बनाना चाहती है और किसी के नाम पर उसे जमीन के छोटे टुकड़े देती है, और वह भी ऐसा टुकड़ा जो कि बंजर है। एक खाद्य संग्राहक को आपने ना तो किसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया, और हठात और बलात् जो वह एक सांस्कृतिक पारिस्थितिकी के कुनबे में जी रहा था, वहां से निकालकर आपने उसे इमेज के बगल में डाल दिया। और उसका परिणाम क्या है कि उनके अंदर विकास के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है, जिसकी जो सबसे बड़ी चुनौती है कि जनजातियों के मन में विकास की समझ और विकास के प्रति ललक पैदा करनी चाहिए, जो आज तक हम नहीं पैदा कर सके, और वो डिपेंडेंसी सिंड्रोम के शिकार है। हजारीबाग के शहरों में जब बिरहोर को भीख मांगते देखा जाता है तो बड़ा दर्द होता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। विस्थापन के नाम पर जो उपजी दंश है, उस दंश से अगर जनजातियों को निजात नहीं दिला पाएंगे तो हम विकास की बातें जो है सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। विकास की जो हमारी चुनौती है वह यह है कि हम जनजातियों को आर्थिक विकास के परिप्रेक्ष्य में, स्वास्थ्य और पोषण के परिप्रेक्ष्य में, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में, सरल शब्दों में जनजातीय क्षेत्र में ही जब तक आजीविका के साधन और संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, तब तक विकास के नाम पर जो हम ढिढोरा पीटते हैं वह पूरा नहीं हो सकेगा। कारण क्या है कि रोटी के लिए, रोजगार के लिए जनजातीय परिवार बाहर जाता है, वो अपनी संस्कृति से तो दूर होता ही है। जो आराम से आप देखेंगे, जो प्रवासी लोगों की समस्या है, प्रवासित आदिवासियों की समस्या है, जो आराम से अपने गांव में खा रहा था, महानगरों में जाता है, प्लेटें पोसता है और 5-7 हजार रुपया कमाता है और मालिक के घर में जमीन पे सो जाता है। ये स्थितियां क्यों हो रही है? अगर जनजातीय क्षेत्र में ही हम स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के साधन और संसाधन उपलब्ध करा देंगे तो ये हालात नहीं बनेगी। जनजाति अपने संस्कृति से अलगाव भी नहीं महसूस करेगा। मुझे लगता है कि समयाभाव है, इसलिए जो विकास की नीतियां हैं, जो विकास की योजनाएं हैं, उन सबको बनाने में जनजातीय परिवारों की जो विचारधारा है उसको आत्मसात करना चाहिए। और भी वह भी अलग अलग, पहाड़िया की विकासात्मक चुनौतियां अलग है, बिरहोर की विकासात्मक चुनौतियां अलग है, गोंड की विकासात्मक चुनौतियां अलग है, बैगा की विकासात्मक चुनौतियां अलग है। तो एक बार सामान्यीकरण करने के बजाय हमें जो है जनजातीय दृष्टिकोण से जो आवश्यक चीजें हैं और विशेषकर जो प्राथमिक आवश्यकता है, मैंने एक बार बिरहोर से पूछा, तुम विकास करना जानते हो? बोले विकास का होगा उसके बाद जिसे आप रोटी नहीं दे पा रहे हैं, उसे आप पढ़ाने की बात कर रहे हैं, टैबलेट देने की बात कर रहे हैं, तो विकास की जो परिपाटी है वह ठीक नहीं है। और इसी भाव के साथ समयाभाव है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार सबों के प्रति आभार। जिस इलाके में सूखा पड़ा है वहां मछली पालन के लिए सरकारी अनुदान आया है। डॉक्टर विनोद रंजन सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब आपको स्थानीय स्तर पर समस्या की जानकारी नहीं होगी तो आप किस प्रकार की योजनाएं बनाएंगी, बेसिर पैर की बातें करेंगे, और जो राज खजाना है वो भी खाली होगा और लोगों को कुछ मिलेगा भी नहीं। दिल्ली से चलकर जब कोई धनराशि, कोई योजना झारखंड के लिए आती है तो पता नहीं वो रास्ते में ही कैसे गायब हो जाती है। आपने बहुत विस्तार से बताया कि लाभुक और सरकार के बीच में तालमेल न होने की वजह से कितनी दिक्कतें खड़ी हो रही है, किस प्रकार से सरकारी कार्य पद्धति इतनी पेचीदा, इतनी जटिल
और इतनी अव्यवहारिक है कि जहां जिस चीज को पहुंचना चाहिए वो कभी नहीं पहुंच पा रही है। लाल फीताशाही के कारण, रेड टेपिज्म के कारण हमारी योजनाएं 75 साल में वहीं की वहीं खड़ी हैं। जिन जनजातियों की जो स्थिति आज से 75 साल पहले थी वो वहीं की वहीं है। हम ये तक तय नहीं कर पाए कि किसको लाभुक माने किसको न माने। आज तक तय नहीं कर पाए कि जाति क्या है, जनजाति क्या है, आदिवासी क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब क्या है, चीजों को परिभाषित न कर पाए। राजनीतिक नारे जब लगते हैं तो किसी को शामिल कर लेते हैं, किसी को बाहर कर देते हैं। कोई तर्कसंगत तौर तरीका हमारे पास नहीं है। सर ने बहुत विस्तार से सरकारी योजनाओं के बारे में बताया और किस तरह से वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है इसके बारे में बताया। सर बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव था, आपको बीच में बाधित करना पड़ा, हम सभी क्षमा प्रार्थी।